एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो गरीब घर में पैदा हुआ, जिसे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर काम की तलाश में बंबई जाना पड़ गया, हीरे के काम में फेल होने पर वापस अहमदाबाद आना पड़ा, 20 क्यूबिक टन का माल लेने कोरिया गए और 10,000 टन का माल लेकर वापस आ गए। बैंकों ने लोन देने के लिए ना किया तो अपने कॉम्पिटिटर से ही गारंटी दिलवाकर लोन उठा लिया। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया तो एक पत्थर चोट खाकर शिव शंकर हो गया। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति जो एक गरीब घर में पैदा हुआ, जिसे रुपए और नाम कमाने की ऐसी भूख लगी कि उसने अपना गांव ही नहीं अब बल्कि अपनी पढ़ाई को भी बीच में छोड़ दिया। कई सारे धंधे बदले, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जीने के लिए काम कर रहा था या फिर काम करने के लिए जी रहा था। उसने बीजेपी और कांग्रेस जो भी सरकार सीट पर होती थी सभी के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशंस बनाए और अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता से न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। वो स्क्रैच यानी फर्श से अर्श पर पहुंच गए और आज भारत का सिरमौर बन गए। एक ऐसा शेर जिसे किस्मत ने कई बार हराना और गिराना चाहा, लेकिन वे जब भी गिरते फिर उठते, शेर की भांति 2 कदम पीछे लेते और दुगने उत्साह से फिर बड़ी छलांग लगाते और अपने दुश्मनों के छुपके छुड़वा देते। सपने तो उन्हीं के पूरे होते हैं, जी हाँ, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उन्हें छोटी चीजें कभी समझ ही नहीं आई। जेब में 100 रुपए होते तो लाख रुपए का काम करने की सोचते। सही मायने में उन्हें रिस्क से इश्क हो गया था। 1998 यानी 1998 में उनका किडनैप हुआ। 2008 मुंबई ताज होटल में उन्होंने मौत को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा। वो जो भी काम करते विवादास्पद हो जाता। एक ऐसा शेर जिसकी दहाड़ में पूरी गवर्नमेंट को हिलाने का दमखम है। वे मुकेश अंबानी से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़े और 2022 जनवरी में उन्होंने अपने खुद के ही दम पर मुकेश धीरूभाई अंबानी को पीछे छोड़ दिया और वे देश के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर और विश्व के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए और पूरी दुनिया में भारत का स्वर्णिम परचम लहरा दिया। वॉरेन बफेट हो या बिल गेट्स, जेफ बेजोस हो या दुनिया का कोई भी महारथी, सभी ने उनकी मेहनत और ताकत के सामने अपने घुटने टेक दिए। गवर्नमेंट हो या हिडनबर्ग रिपोर्ट, सुपर पावर अमेरिका हो या एलन मस्क, सभी ने उनके रास्ते में कांटे बिछाकर उन्हें रोकने की भरकस कोशिश की। लेकिन शेर के बढ़ते कदमों को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। उन्हें तो सारे देशों की पुलिस तो नहीं, लेकिन दुनिया के सभी बड़े कॉर्पोरेट्स अपना पार्टनर बनाने के लिए ढूंढ रहे थे। उन्होंने उस फ्रेज को चरितार्थ कर दिया। देखते हैं इतनी मुश्किलों के बाद भी किस्मत हमें कब तक हराएगी। जिद है न हारने की, एक दिन तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन वो भी जरूर आएगा, जी हाँ, एक दिन वो भी जरूर आएगा जब हम बैठेंगे आराम से अपने कमरे में और किस्मत खुद लाइन में लगकर हमारा दरवाजा खटखटाएगी। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही सीख लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। गौतम भाई का जन्म 1962 यानी 1962 में गुजरात के छोटे से गांव बनासकांठा में गुजराती जैन परिवार में हुआ। पिता का नाम शांतिलाल जी और माताजी का नाम शांतिबेन है। चाल में रह के पिताजी कपड़े का छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। गौतम भाई के कुल 6 भाई और 1 बहन है, जिनमें वे सबसे छोटे हैं। 1986 यानी 1986 में उनकी शादी पेशे से डेंटिस्ट प्रीति जी से हुई, जिनसे उन्हें जीत और करण के रूप में 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। करण की शादी परिधि सराफ से हुई और जीत की शादी दीवा शाह से होनी निश्चित हुई है। नॉर्मली सोशल मीडिया से दूर रहने वाले गौतम अडानी की अनुराधा नाम की एक पोती भी है। 16 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद के कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर आते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और नए काम की तलाश में मुंबई आ गए। 1978 यानी 1978 में उन्होंने 3 साल तक महिंद्रा ब्रदर्स के यहाँ डायमंड का काम सीखा। उसके बाद उन्होंने अपने बलबूते खुद काम करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति उन्हें अभी भी आजमाना और संवारना चाह रही थी, जिसके कारण उन्हें कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिली। 1981 यानी 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख जी ने पीवीसी फिल्म पैकेजिंग का काम शुरू किया। जब काम चलने लगा तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए छोटे भाई गौतम को भी बुलवा लिया। अब शुरुआत थी राजपथ के निर्माण की, अपने आप को सही साबित करने की। धंधा ठीक चलने लगा। 20 क्यूबिक टन रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी और अवेलेबल केवल 2 टन ही हो रहा था। वे देश के सबसे बड़े सप्लायर और इंपोर्टर जय और ललित शाह के संपर्क में आ गए। उनसे मिलकर उन्हें समझ में आया कि नेटवर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नेटवर्थ।
यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बड़े लोगों के संपर्क में आ जाओ, वे अपने धक्कों से ही आपको सफल बना देंगे। अब कम पढ़े हुए गौतम भाई को मैक्रो एनवायरनमेंट और बिजनेस के डायनेमिक्स भी समझ में आने लग गए थे। उन्होंने जय जतिन को इस तरीके से इम्प्रेस किया कि उन्होंने खुद ही गौतम भाई को अपने कोरियन सप्लायर से मिलवा दिया। वे कोरिया गए और पहली बार 20 मैट्रिक टन की बजाय 200 मैट्रिक टन का ऑर्डर दे आए, और दूसरी बार तो 200 मैट्रिक टन के बजाय लगभग 10,000 मैट्रिक टन माल उठाकर कोरियंस की सोच पर ही विराम लगा दिया। बैंकों ने जब लोन देने के लिए मना किया तो अपने कॉम्पिटिटर जय जतिन से ही बैंक गारंटी दिलवा कर लोन ले लिया। उनसे ऐसी नेटवर्किंग करी कि उन्हीं की मदद से उन्हीं के बड़े बड़े कस्टमर्स को भी अपना ग्राहक बना लिया। अब समय था 1985 का। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भारत की जीडीपी बढ़ाने के उद्देश्य से आयात यानी इंपोर्ट पॉलिसी को इजी बनाया। बस सही मायने में उनके पंखों को यहीं से उड़ान मिली। उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी टैक्स एग्जम्पशन के तिलस्म को समझा और सेकेंड ईयर ड्रॉप गौतम भाई ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनानी शुरू कर दी। अपनी सोच और दिव्य दृष्टि से वे पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लग गए थे। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे तो खुद ही सीख लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। रूठी हुई किस्मत भी अब उनकी लगन और मेहनत को देखकर उनके बढ़ते हुए कदमों के आगे रेड कारपेट बनकर बिछ गई। लोग कहते हैं मोदी जी या बीजेपी गवर्नमेंट के रथ पर सवार होने के कारण ही वो बेलगाम हो रहे हैं और दिन दूनी रात चौगनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो तो पक्के व्यापारी हैं। उन्हें हर गवर्नमेंट को अपना सारथी बनाकर खुद अर्जुन बनना आता है। 1977 यानी 1977 में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें बिजनेस का ABC भी नहीं मालूम था। उस समय धीरू भाई अंबानी अपने चरम पर थे। वे रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड बनाकर अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर ले जा रहे थे, और कल के आए सेल्फ मेड गौतम भाई ने देखते ही देखते उनके बड़े साम्राज्य को ही बोना साबित कर दिया। 1988 में उन्होंने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एक्सपोर्ट की स्थापना की, जिसे बाद में अडानी एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट कर दिया गया। 1991 में नरसिम्हा राव व स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की और दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। बस फिर क्या था, कम पढ़े हुए अडानी जी ने पढ़े लिखे इंसानों की फौज बनाई और कड़ी मेहनत से किस्मत के दरवाजों को खोलना शुरू कर दिया। कुछ को ठोकर मार कर खोला तो कुछ को चांदी के जूतों से खोला। उनकी सोच बड़ी होती गई और उनके लिए दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी होती चली गई। उन्होंने बिजनेस में घुसकर नहीं बल्कि बिजनेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और बैंक में पैसा जमा करवाने की बजाय बैंक से रुपया लेना शुरू कर दिया। अब वे अपॉर्चुनिटी फाइंडर बन गए थे। उनकी टीम ने उन्हें बताया कि हम पोर्ट के थ्रू जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर बेवजह गवर्नमेंट को बहुत भारी टैक्स देते हैं। भारत का 75% से अधिक इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो केवल और केवल समुद्री मार्ग से होता है, तो अच्छा होगा कि हम पोर्ट को ही खरीद लें। पोर्ट यदि खुद का होगा तो रुपए जाने के बजाय रुपये और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का डेटा भी आने लग जाएगा। बस फिर क्या था, धुन के पक्के जुनूनी गौतम भाई खुद का पोर्ट खरीदने की जुगत में लग गए। 1990 में चिमन भाई कांग्रेस पार्टी में गुजरात के CM बने और 1993 में गौतम भाई ने उनसे केवल और केवल 10 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से मुंद्रा पोर्ट पर लंबी चौड़ी जमीन कबाड़ ली। 1995 में जब केशुभाई पटेल गुजरात के CM बने तो उनसे भी उन्होंने 1 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बहुत बड़ी जमीन ले ली। इसके बाद उन्होंने मोदी जी से भी 15 रुपए मीटर के हिसाब से बड़ी जमीन ली। इस हेतु उन्हें बैंक का बड़ा लोन नहीं मिला तो खुद गवर्नमेंट को ही अपना पार्टनर बना लिया और पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। आज 35,000 एकड़ का प्राइवेट मुंद्रा पोर्ट भारत का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला प्राइवेट पोर्ट बन गया। मुंद्रा पोर्ट के सहारे गौतम भाई ने रियलिटी, वेयर हाउसिंग आदि के फील्ड में भी बड़ी एंट्री ले ली। उस समय भारत की सबसे बड़ी ट्रेडेड कमोडिटी जो थी वो कोल थी। बिजली, स्टील, सीमेंट, रेलवे, पेंट सभी के लिए कोल की जरूरत थी और मार्जिन भी 25% से ऊपर था। बस फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया चले गए और जिनके पास वहां पर सबसे बड़ी कोल माइन थी उसी के साथ पार्टनरशिप कर ली। फिर इंडोनेशिया आदि में भी कोल माइंस खरीद ली और लगभग 30% का रेवेन्यू जनरेट करने लगे। उन्हें पता लगा कि बिजली के लिए भी कोयला बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, तो अब वे बिजली भी बनाने लग गए और आज अडानी पावर भारत का लार्जेस्ट थर्मल पावर हब बन गया। उन्होंने अडानी गैस बनाया और टोटल कंपनी के साथ अडानी टोटल गैस के बिजनेस को भी बड़ा कर दिया। अब तक उनका मुंद्रा पोर्ट SEZ में भी कन्वर्ट हो गया था। वेयर हाउस, पावर प्लांट, प्राइवेट रेलवे लाइन और एयरपोर्ट को अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी का नाम दे दिया, जो आज अडानी पोर्ट एंड सेज के नाम से धूम मचा रही है।
अब बड़ी से बड़ी सफलता भी उनके चरणों की पादुका बन गई थी। तभी 1998 में अहमदाबाद से एक क्लब से निकलते हुए उनका किडनैप कर लिया गया। कहा जाता है कि इसमें अंडरवर्ल्ड के डॉन फजलुर रहमान का हाथ था। सेटिंग के भीष्म पितामह ने वहां उनको भी सेट कर दिया और वापस दौड़ने के लिए मैदान में आ गए। 1999 में विल्मोर फॉर्च्यून से भी हाथ मिलाया और देश के रसोई घरों में भी उन्होंने बड़ी भारी एंट्री ले ली। 2005 में एफडीसी यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया के साथ मिलकर बड़े बड़े साइलूज और वेयर हाउसेस बनाए। 7 अक्टूबर 2001 में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने। 2002 में हुए दंगों के कारण सीआईआई के बिजनेस घरानों ने मोदी जी से वाइब्रेंट गुजरात समिट में पार्टिसिपेट करने से ना कर दिया। उस समय अडानी जी अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए और मोदी जी के दिल के दरवाजे पे दस्तखत दे दी। आज भी उनका रिश्ता फेविकोल के जोड़ से ज्यादा मजबूत बना हुआ है। कांग्रेस हो या बीजेपी, इंडिया हो या विदेश, गौतम भाई वशीकरण के जादूगर हैं। जिससे भी मिलते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं और ना चाहते हुए भी चर्चाओं में आ जाते हैं। चर्चाएं खास तो किससे भी जरूर होते हैं, चर्चाएं खास तो किससे भी जरूर होते हैं। उंगलियां तो उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर बहुत हुआ करते हैं। कहते हैं हुनर तो सभी में छिपा होता है। जी हाँ, हुनर तो सभी में छिपा होता है। किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। पोर्ट और निजी रेलवे लाइन के बाद अब बारी थी आकाश में चमकने की, उसे मुट्ठी में करने की, यानी चलते हुए एयरपोर्टों को ही लीज पर लेने की। 2018 में एयरपोर्ट मैनेजमेंट संबंधित बिल में अमेंडमेंट करवाया और बगैर अनुभव के ही 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को 50 सालों के लिए लीज पर ले लिया और साथ ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 74%, 74% हिस्सेदारी भी अपने कब्जे में ले ली। अब तो अडानी जी को शॉपिंग का ऐसा शौक चढ़ गया था कि उन्होंने कपड़े कम और सीमेंट कंपनियां, मीडिया, गैस, बिजली और यहां तक कि मोबाइल स्पेक्ट्रम तक खरीद लिया। जहां मुकेश भाई कर्ज वापस लौटा कर अमीर बन रहे थे, वहीं गौतम भाई कर्जा ले लेकर अमीर हो रहे थे। मुकेश भाई जो भी का सपना सजाते उसमें शुरू से आखिरी तक का घाटा नफा खाकर लंबे समय के बाद उसको आकार देते, जबकि गौतम भाई तो पहले से ही बनी बनाई प्रॉफिटेबल कंपनी को अपनी सेटिंग से औने पौने दामों में खरीद कर अपनी जेब में डाल लेते और रुपए भी बैंक से ही दिलवा देते। कल का कॉलेज ड्रॉप गरीब आज धन कुबेर और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन गया। शायद ये लाइनें किसी ने उन्हीं के लिए लिखी थी जो ना देते थे कभी जवाब, उनके भी सलाम आने लगे हैं। वक्त ऐसा बदला कि अब तो नीम पर भी आम आने लगे हैं। 26/11/2008 में अडानी जी मुंबई ताज होटल में थे और उन्होंने मौत को 50 फीट से भी कम दूरी से देखा। 2022 में वे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर और विश्व के सेकंड रिचेस्ट बन गए। उस समय उनकी नेटवर्थ लगभग 155 अरब डॉलर हो गई थी। किस्मत ने फिर रुद्र रूप दिखाया और हिडनबर्ग की काली परछाई ने उन्हें फिर से खाई में धकेल दिया। उस समय तो सारी कायनात उन्हें पीछे धकेलने में लग गई थी। गौतम भाई बोले, मैं झुकेगा नहीं, तुमने मुझे फ्लावर समझा है, मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। उन्होंने जिंदगी को फिर से समझाया कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। बड़े से बड़े तूफान भी थम जाए जब आग लगी हो सीने में। मजबूत पंखों के साथ उनमें हौसलों का समंदर भरा हुआ था। शेल कंपनियों के आरोप हों या दूसरे आरोप, सेबी ने सभी आरोपों को धराशायी कर दिया। आज अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में 10 कंपनियां लिस्टेड है और वो किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, एनर्जी, डिफेंस, फूड, फाइनेंस, कोई भी सेक्टर इनकी पकड़ से बाहर नहीं है। केवल 5 लाख रुपए से शुरू की गई कंपनी से केवल 3 दशक में ही वे अपने बलबूते सरताज बन गए। 2023 जनवरी में हिडनबर्ग रिपोर्ट के तहलके ने लगभग $60 बिलियन का घाटा, लेकिन आज वो उससे भी उबर गए। ना हताश ना निराश, वो तो सिर्फ देखते थे खुला आकाश। उन्होंने दुनिया को दिखला दिया कि हार और जीत तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यदि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है वही पाओगे, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। अडानी जी ऐसा पेचकस पाना लेकर चलते थे कि किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो या व्यापारी उन्हें मिनटों में सेट कर देते थे और सब कुछ खोकर भी पहले से ज्यादा कमा लेते थे। हाल ही में एलन मस्क ने अडानी जी पर एलिगेशन लगाए। कांग्रेस भी जेसीपी की मांग कर रही है, लेकिन गौतम भाई कपड़े नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस पहनते हैं। वो जब चाहेंगे उन सभी को भी अपनी छतरी के नीचे ले लेंगे। आज वे 16 राज्यों में अडानी फाउंडेशन के नाम से एनजीओ भी चला रहे हैं, जिससे 1600 गांवों की लगभग
40 लाख पॉपुलेशन को हेल्प मिल रही है और अपने 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ का दान कर वो भामाशाह भी बने हुए हैं। 62 साल के गौतम अडानी जब से होश संभाला, बस उन्हें एक ही बात समझ आई कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हौसलों के कई तूफान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी अपने, हमें नापना तो पूरा आसमान अभी बाकी है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट कर ये भी ज़रूर बतलाएं कि अडानी जी की कौन सी सरकार से ज़्यादा करीबी थी। बिना पढ़ा लिखा आदमी एक साथ इतने बिजनेस को कैसे संभाल रहा था, और क्या गौतम भाई अमेरिकी सरकार और एलन मस्क के प्रेशर को भी झेल पाएंगे? यदि आप गौतम भाई की तरह कामयाबी के रथ पर सवार होकर सफलता का परचम लहराना चाहते हो तो आपको इस हेतु क्या करना होगा, जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। जल्द ही मिलते हैं दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।